नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसमें आपको सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 2011 से लगाकर 2020 तक जितनी भी सीटेट एग्जामें हुई है उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां पर सबसे पहले मैं 2011 का पेपर लेकर आया हूं सीटेट एग्ज़ाम का, जिसमें सबसे पहले जो पार्ट लिया है वो बाल विकास का लिया है, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। बाकी के सब्जेक्ट के जल्दी ही दोस्तों वीडियो आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा 2011 से लगाकर 2020 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उठा के देख लीजिए, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। याद रखिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर 2011 से लगाकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आपको 2011 से लगाकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सीटेट एग्जाम में वो आपको एक एक करके यहाँ पर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपने अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी सीटेट एग्जाम अभी तक हुई है उन सभी के प्रीवियस ईयर वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएंगी, वो भी उदाहरण सहित। तो ऐप्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को। यहाँ पर 4 विकल्पों के माध्यम से आपको सही आंसर का पता लगाना है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से लास्ट में जरूर बताएगा कि आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं हमारे, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता की होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या फिर छात्रा की सहजता से समस्या का समाधान कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि इस स्थिति में निपटने का 4 विकल्प में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह कौन सी अवस्था है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब यह अवस्था कब से कब तक की होती है, तो याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष तक की होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और इसी अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। कौन सी अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मन का मानचित्रण संबंधित। यहाँ पर आपको बताना है जो मन का मानचित्रण है ये किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या फिर बोझ बढ़ाने की तकनीक से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मन का मानचित्रण संबंधित है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। यहाँ पर आपको सबसे बेहतर तरीका बताना है 4 विकल्पों के माध्यम से। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। उदाहरण के तौर पर हम जाने तो यदि किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्पों के माध्यम से बताना है कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यहाँ पर आपको बताना है पियाजे के अनुसार आपको बताना है वो कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और अंतिम अवस्था बताई उन्होंने औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर की होती है। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कौन सी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो वह अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर की होती है, और यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। याद रखिएगा यह 11 के बाद होती है। कौन सी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष एवं ऊपर की अवस्था को औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। प्रश्न में पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए पहली अवस्था कौन सी, दूसरी, तीसरी, चौथी अवस्था कौन सी है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। याद रखिएगा क्या होगी? शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे और समझाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा कथन है जिसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, या फिर शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। इसको या फिर इस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होता है, बल्कि वो अपने ज्ञान को कहीं भी सीख सकता है किसी भी अध्यापक की सहायता से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगति की आवश्यकता या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, क्योंकि ये एक शारीरिक आवश्यकता होती है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वहां कौन सा स्थान है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या फिर खेल का मैदान। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्पों को देखकर यहाँ पर आप आंसर सही बता सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ स्थान विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे दोस्तों एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को, कक्षा में एकदम खामोशी को या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वो यह है कि वहाँ जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है, क्योंकि रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे समझ नहीं सकते हैं, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पावलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को या फिर पियाजे को। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। किसको जाता है। पियाजे को जाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यहाँ दर्शाता है कि यहाँ क्या दर्शाता है, जो कृतिका है वो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यहाँ किसको दर्शाता है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता ना मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वहाँ विद्यालय में ज़्यादा बात करती है घर की अपेक्षा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा क्षेत्र है जो इस उद्देश्य के साथ संबंध है। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा समाज शास्त्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किशोरावस्था। वहाँ अवस्था किशोरावस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मक विचार? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार ये तीनों ही प्रतिभाशाली होने के संकेत है। यहाँ पर दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या फिर अन्य समान बच्चों के साथ? तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए यहाँ पर 4 विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प रहेगा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है जो डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गणितीय विकास से हैं, पठन विकार से हैं, व्यवहार संबंधी विकास से हैं या फिर मानसिक विकास से हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो डिसलेक्सिया है दोस्तों ये पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चा अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। याद रखिएगा जो डिसलेक्सिया है इसमें बच्चा अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक? तो यहाँ पर जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए वो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यहाँ विचार किससे संबंधित है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत? तो यहाँ पर जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यहाँ विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव ने, जिन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था कि वो किशोरावस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैं 7वें प्रश्न में ही इसका आंसर दे चुका हूं। मैंने वहां पर आपको 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 वही अवस्था हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की, और किसके द्वारा पहचान की गई थी? तो ये पियाजे द्वारा इनकी पहचान की गई थी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के बाल विकास के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। जो सीटेट एग्जाम हुई थी 2011 में उसमें से लिए गए 30 प्रश्न हैं। आगे भी जो बचे हुए भाग दोस्तों उनको जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।